मैं डॉक्टर अशोक अजब आईएएस एकेडमी की तरफ से प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और इन सभी अभ्यर्थियों की तरफ से और एकेडमी की तरफ से मैं हमारे एक फैकल्टी हमारे गाइड रहे हैं श्याम सर से अनुरोध करूंगा कि वो बुके से अग्रवाल जी का स्वागत करें। साथ ही मैं अजब आईएएस एकेडमी के डायरेक्टर अजब लिल्हारे जी से अनुरोध करूंगा कि वो भी बुके से प्रोफेसर साहब का स्वागत करें। और आप सबकी तरफ से ये मेरा भी सौभाग्य है कि मैं प्रोफेसर साहब हेलो इससे पहले कि प्रोफेसर साहब आपसे सीधे प्रत्यक्ष रूप से रूबरू हों, वैसे तो अधिकांश लोग आप सब सर के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बहुत ही ब्रीफ में मैं सर का आपको परिचय दे दूं। प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल सर हिंदी के प्रमुख आलोचक, कवि, चिंतक और कथाकार हैं। आपका जन्म 25 अगस्त 1955 को ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। आपने महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ग्वालियर से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर से राजनीति विज्ञान में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद सर ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की थी और प्रसिद्ध आलोचक नामवर सिंह के निर्देशन में कबीर की भक्त का सामाजिक अर्थ विषय पर पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। सर 1982 से 90 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज में अध्यापन कार्य किया था और वहीं पर भारतीय भाषा केंद्र में एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में उन्होंने वहां काम किया था। विद्यार्थियों में सर की लोकप्रियता अपने समय में बहुत अधिक थी। 2005 से 2007 तक जो एनसीईआरटी का सिलेबस बनाया जाता है उसके सर प्रमुख, जो कमेटी होती है उसके प्रमुख सलाहकार थे। सर ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम की फैकल्टी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में ब्रिटिश अकादमी के विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं। वर्ष 2002 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ही वॉल्फसन कॉलेज के फॉलो के रूप में कार्य किया। 2 जुलाई 2007 से लेकर जुलाई 2013 तक सर को संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य नामित किया गया था और इस दौरान जब सर सदस्य थे, मेंबर ऑफ यूपीएससी के मेंबर थे, एक लोक बुद्धिजीवी के रूप में सर की छवि उभर के आई थी। सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विषयों पर टीवी पर बहसों में काफी लोकप्रिय रहे। पहले एक राज्यसभा टीवी हुआ कर सकता जिसे अब संसद टीवी कहते हैं। सर उसमें सर की काफी भूमिका रही है। उसमें सर की जो लेखनी है उसमें संस्कृति, वर्चस्व और प्रत्यय, तीसरा रुख, विचार का अनंत, शिवदान सिंह चौहान, निज ब्रह्म विचार, कबीर, साखी और शबद, अनेक महान कृतियां सर की कलम से लिखी गई हैं। कहा तो यह भी जाता है कि कबीर के ऊपर
जब भी कोई शोध कार्य होता है या उसके बारे में चर्चा होती है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाद जब हम कोई साहित्य तलाशते हैं तो सर के लिखे हुए जो साहित्य हैं उन पर ही सबका ध्यान केंद्रित हो जाता है। अब मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा। सर के बारे में बहुत संक्षिप्त जानकारी मैंने दे दी। और कहते हैं ना, इस समय अगर ये देखा जाए तो आप प्यासे पथिक हैं। पथिक जो राहगीर होता है वो पानी के लिए कुएं के पास आता है, लेकिन भूमिका सिर्फ कुएं की नहीं होती है। जैसे आप यहाँ पर अजब एकेडमी में अगर आए हैं, कुएं के पास एक बट होता है, बरगद। उसकी भूमिका, उसका अनुभव क्या होता है, एक क्योंकि सर कविताएं लिखते हैं, कवियों के शोध किया है कवियों पर। एक सिंपल सी बात अगर मैं भाषा में या बात कहूँ, आप सब समझ भी जाएंगे। पनघट पर बरगद खड़ा, पनघट पर बरगद खड़ा, लिखता है इतिहास। और वो क्या करता है, किस किस ने और किस तरह यहाँ बुझाई प्यास। ये सारे अनुभव सर के पास हैं। और अब हमारे लिए तो बट वृक्ष हैं ही, आपसे सीधे रूबरू होंगे प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी। बैठ ही जाओ सर। मैं बैठ भी जाऊंगा, खड़ा भी रहूंगा, तो कोई बात नहीं है। ये ऐसे रहेगा। हाँ। सबको आ रही है मेरी आवाज? आ रही है जैसे कंफर्ट हो। हाँ हाँ, थैंक यू। आप सब लोगों का धन्यवाद और इस परिचय के लिए, जिसमें थोड़ी सी एक चूक थी, और वो ये कि भारतीय भाषा केंद्र एमएस कॉलेज में नहीं, जेएनयू में। और मैं जेएनयू में 17 साल पढ़ा चुका हूँ। आज के माहौल में इसके लिए कुछ लोग मुझे गालियाँ दे सकते हैं और कुछ लोग प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन मुझे गर्व है कि मेरा संबंध जेएनयू से रहा है, बतौर एक छात्र के और बतौर एक अध्यापक के। और जब बीच में जेएनयू पर फिजूल के बहुत सारे हमले हो रहे थे, तो मैंने ये कहा था, और मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि आप जेएनयू को बंद कर दीजिए। मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी को जेएनयू बना दीजिए। कारण उसका यह है कि यूनिवर्सिटी का मतलब ही होता है कि आप अपने ज्ञान का, अपने विचारों का जमकर अनुसंधान करें और उन्हें बिना किसी संकोच के, जाहिर है कि बदतमीजी से नहीं, बिना किसी संकोच की अभिव्यक्त करें। और ये माहौल जो यूनिवर्सिटी नहीं देती, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना भी जोरदार हो, कितना भी फैंसी हो, उसे यूनिवर्सिटी कहने का कोई मतलब ही नहीं। दिस इज द वेरी फंडामेंटल आइडिया ऑफ यूनिवर्सिटी। और चूंकि सौभाग्य से मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुका हूँ, तो मुझे इसका फक्र है। एनीवे, आप सब लोग देखिए, कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे यूपीएससी का हो या कोई भी हो, इस तरह उसको देखें। उस किसी भी इंटरव्यू में दो पक्ष होते हैं, एक टेबल के उस तरफ, एक टेबल के इस तरफ। तो सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि दोनों चाहते क्या हैं। आप चाहते हैं कि आपको ये जॉब मिल जाए, और सिविल सर्विस हिंदुस्तान में इस समय सबसे आकर्षक जॉब है। सिविल सर्विस को लेकर के बहुत सारा रोमांस भी है, और आप लोगों का वो रोमांस मैं नहीं तोड़ना चाहता, वो समय तोड़ देगा अपने आप। मैं क्यों तोड़ूं? क्योंकि जो रोमांस 12th फेल जैसी फिल्मों से क्रिएट होता है, उसकी हकीकत क्या है क्या नहीं है, वो एक अलग मसला है। लेकिन बहरहाल, तो जैसा मैंने कहा कि वो रोमांस जब टूटना होगा तो टूटेगा, लेकिन रोमांस तो है। तो आप चाहते हैं कि आप सिविल सर्वेंट बन जाएं। उधर जो लोग बैठे हैं, उनका काम ये है कि वो भारत सरकार के लिए उपयुक्त सिविल सर्वेंट का चुनाव करें। तो आपने कभी ये सोचा है कि उनके मन में क्या होगा, कि वो आप में क्या देखना चाहते हैं? आपको तो जॉब चाहिए, आपको मालूम है कि आपको क्या चाहिए, लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम है कि उन्हें क्या चाहिए, तो फिर आप जाहिर है कि कंफ्यूज रहेंगे और अच्छा इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। तो आपको कुछ अंदाज है कि जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू बोर्ड का कंपोजिशन आप जानते ही हैं। यूपीएससी का एक मेंबर उसको प्रिसाइड करता है, और 4 लोग और होते हैं बोर्ड में।
तो वो लोग क्या चाहते हैं? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि इंटरव्यू का जो एक स्टैंडर्ड समय होता है वो 25-30 मिनट होता है। कई बार 20 मिनट में भी खत्म हो सकता है, कई बार 40 मिनट भी चल सकता है, 45 मिनट भी चल सकता है। और इंटरव्यू कितनी देर चला उसका इस बात से थोड़ा सा संबंध हो सकता है कि आपके चयन की कितनी संभावनाएं है। यह सब हिंदी समझने में किसी को असुविधा तो नहीं है ना, या मैं अंग्रेजी में बोलूं? ओके। तो लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपका इंटरव्यू घंटे 1.5 घंटे चलता रहे। आप मान के चलें कि 25-30 मिनट बातचीत होती है, जिससे एक नतीजा आपको तुरंत निकालना चाहिए कि फालतू में ना बोले। खास करके बुरा मत मानिएगा, मैं स्वयं हिंदी वाला हूं इसलिए कह रहा हूं, हिंदी वालों में ये बहुत बुरी आदत होती है। हिंदी का कोई औपचारिक कार्यक्रम देख लीजिए, वहां 50-60 मिनट तो माल्यार्पण में निकल जाते हैं। उसके बाद गुणगान किया जाता है एक दूसरे का, मतलब की बात होते होते ऑडियंस को नींद आने लगती है। वहां बोर्ड में किसी के पास इतना वक्त नहीं। आपसे कोई सवाल पूछा गया है तो उसका पॉइंटेड उत्तर आप दें, यही अच्छा है। लेकिन खैर, वापस अपनी उस बात पर आऊं। आप बताइए, मुझे क्या लगता है आपको बोर्ड क्या चाहता है आपसे? कोई भी बताए। आपको जॉब चाहिए, बोर्ड आप में क्या देखना चाहता है जिसकी जांच करने के लिए उन्होंने आपको, लाखों लोगों में से आपने टी-सेट देने के बाद आपने रिटर्न क्लियर किया, आप उन 1,500-2 हज़ार लोगों में हैं जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। तो ऑलरेडी आप एक अपनी प्रतिभा और अपनी सामर्थ्य तो सिद्ध कर चुके हैं, वरना इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं सकते थे। तो नाउ व्हाट द बोर्ड वांट्स फ्रॉम यू, व्हाट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, क्या चाहते हैं वो लोग? कभी सोचा है इस पर? आपको इंटरव्यू की गाइडेंस देने वाले किसी बंदे ने ये नहीं बताया ये सोचा जाए कि वो चाहते क्या है आपसे? तो कैसे मालूम पड़ेगा आधे घंटे में? देखिए, जैसे एक बार मुझसे कहा गया था कि साहब आप लोग करेज कैसे जांचते हैं? तो मैंने कहा था हम कमरे में सांप छुड़वा देते हैं। बेतुका सवाल है ना। जो कुछ जांचना है वो बातचीत में ही जांचना। आप में करेज है या नहीं है जांचने के लिए मैं कमरे में सांप तो छुड़वा नहीं दूंगा, या टाइगर के सामने तो आपको ले जाके खड़ा नहीं कर दूंगा, या आपके माथे पे गन तो रख नहीं दूंगा, है ना? तो हार्ड वर्किंग कैसे जांचूंगा मैं? कौन कहेगा कि मैं आलसी हूं? मैं आपसे पूछूं कि वेदर यू आर हार्ड वर्किंग और नॉट, तो आप क्या कहेंगे? मैं आपसे पूछूं कि आप झूठ बोलते हैं या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? ये कहेंगे ना कि नहीं, जो कि हो सकता है झूठ हो। तो जो कुछ तय होता है वो 25 मिनट की बातचीत में ही होता है। तो चलिए, अच्छा है, हार्ड वर्किंग, यस। और क्या चाहते हैं वो आपसे? ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, और ठीक, सॉरी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। रैशनल थिंकिंग, और रैशनल थिंकिंग कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज नहीं है। जैसे अभी जो आपने कहा और उसका जो मैंने जवाब दिया, वो जवाब रैशनल थिंकिंग का उदाहरण था। आपने कहा ना कि क्या कहा था आपने? हार्ड वर्किंग। तो रैशनल सवाल है कि हार्ड वर्किंग को जांचेंगे कैसे? आप तो नहीं छोड़ देंगे, मतलब डर नहीं लगता आपको, आप बहादुर हैं, करेज है आप में, ये जांचने के लिए मैं सांप तो नहीं छोड़ दूंगा कमरे में, क्योंकि सांप छोड़ने पर जाहिर है कि सबसे पहले तो मैं ही बेहोश हो जाऊंगा। तो जांच वांच तो बाद में होती रहेगी, राइट? नहीं, सीरियसली करूं, मुझे सांप से बहुत डर लगता है, डर से ज्यादा कुछ लगता है तो द पॉइंट इज, आपने बिल्कुल सही कहा, रैशनल थिंकिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, समय सीमित है, समय आपके पास आधा घंटा है, और आधे घंटे में 5 लोग सवाल पूछने वाले। होता क्या है, जो कि बहुत स्वाभाविक है। देखिए, ऐसा है कि मैंने तो सौभाग्य से अपने जीवन में कुल मिलाकर के 1, 2, 3, 4 इंटरव्यू दिए हैं। इनमें से एक जेएनयू का स्टूडेंट बनने के लिए दिया था, एंट्रेंस टेस्ट होता था, उस समय इंटरव्यू भी होता था, और 2-3 इसी तरह एकेडमिक जॉब पाने के लिए रामजस में, जेएनयू में। आईएएस का इंटरव्यू मैंने कभी नहीं दिया।
मैं कभी इंटरेस्टेड नहीं था आईएएस में। आप लोगों को सुन के अजीब लग सकता है, लेकिन चूंकि मेरे घर वाले मानते थे कि मुझ में थोड़ी बहुत प्रतिभा है, तो मुझे तरह तरह के लालच दिए गए थे यूपीएससी का इम्तहान देने के लिए। मोटरसाइकिल उन दिनों बहुत बड़ी चीज़ होती थी भाई। आजकल तो आप लोग कार वार में चलते होंगे, हम तो साइकिल के ज़माने के लोग हैं। तो मेरे बड़े भाई ने कहा कि मोटरसाइकिल तुम्हें खरीदेंगे, दिल्ली में रहो, बढ़िया कोचिंग करो, जो सबसे महंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो। मैंने कहा हमें आईएएस का इम्तहान देना ही नहीं है, हमें कलेक्टर बनना ही नहीं है। ये भाग्य की माया कही है कि कलेक्टर तो नहीं बने, कलेक्टर बनाने वाली मशीन के पुर्जे जरूर बन गए। ठीक है हो गया। लेकिन तो मैंने तो अधिक इंटरव्यू दिए नहीं है, आप लोगों ने दिए होंगे, या आपको जिन्होंने इंटरव्यू दिए उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए होंगे। ये बहुत स्वाभाविक है कि इंटरव्यू के पहले हर आदमी नर्वस होता है। अब अगर आप में से कोई भी ये कहे कि वो नर्वस नहीं होता इंटरव्यू के पहले, तो मैं उससे क्या नतीजा निकालूंगा? आप मुझे ईमानदारी से बताइए। एग्जैक्टली, दैट्स द पॉइंट। इस तरह आप सोचेंगे तो आप बहुत अच्छा इंटरव्यू देंगे। आपसे पूछा गया कि आपने जिंदगी में कभी झूठ बोला है या नहीं, और आप कहीं कभी नहीं बोला, तो बोर्ड इतना मूर्ख नहीं है जो ये ना समझ जाए कि आप महा झूठे व्यक्ति। आप इतना झूठ बोलते हैं कि आपको याद ही नहीं रहता कि आपने कब झूठ बोल दिया। क्योंकि झूठ बोलने वालों की सबसे बड़ी समस्या जानते हैं ना क्या है? याद रखना पड़ता है। मेरी बीवी नहीं चाहती कि मैं सिगरेट पीऊं, और मैं उससे कह दूं कि मैंने आज केवल 5 पी हैं। शाम को बेटी पूछे तो उससे कह दूं कि 7 पी हैं। फंस गया ना मैं। मुझे याद रखना पड़ेगा कि यार पी 50 हों लेकिन 5 कही हैं, तो 5 ही मेंटेन करना है। तो झूठ बोलने के लिए मेमोरी बहुत अच्छी होनी जरूरी है। जिनकी मेमोरी अच्छी नहीं है उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक फॉर्मूला तो ये समझ लीजिए, इंटरव्यू एंड आउटसाइड इंटरव्यू। टेल अ लाई ओनली इफ यू हैव अ गुड मेमोरी, अदरवाइज डोंट गो इनटू दैट। ठीक है? तो कोई नहीं मानेगा कि आपने कभी झूठ नहीं बोला, कोई नहीं मानेगा कि आपको कभी डर नहीं लगा। तो इस तरह के जो एपरेंटली इररेशनल उत्तर हैं वो मत दीजिए। और इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, आप सब नौजवान हैं, भूख, प्यास, सेक्स, डर, ये गुण या अवगुण नहीं है, ये नेचुरल इंस्टिंक्ट्स हैं। इन पर आपका बस नहीं है। अभी बहुत जोर से बाहर कोई विस्फोट हो जाए, भले ही वो किसी कार का टायर बस्ट हुआ हो, सबको डर लगेगा, हम सब चौंकेंगे। और वो चौंकना, वो डरना हमारे फिजिकल जेस्चर्स में नजर आएगा। मेरे हाथ से हो सकता है ये यंत्र छूट जाए, आप में से कुछ हो सकता है उठ के खड़े हो जाए एकदम। वेरी नेचुरल। डर इज एज नेचुरल एज हंगर और सेक्स और एनीथिंग। तो ये चीजें दिमाग में अगर आपके रहें, एक सबसे बड़ी बात यह है इंटेग्रिटी। और इंटेग्रिटी जांचने का तरीका यही है कि वो आपके जवाबों से ये जज करने की कोशिश करेंगे कि आप कितना रियलिस्टिक और रैशनल बोल रहे हैं और कितनी हवाबाजी कर रहे हैं। यू गेट माय पॉइंट? दूसरी एक चीज होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड ऑब्जर्वेशन। अब इस तरह के चुटकुले आप लोगों ने सुने होंगे कि पूछा गया कि आप कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हैं, आप कितने कदम चल के वो जो गोल कमरा है जिसमें बैठाया जाता है कैंडिडेट्स को, ये सब कुछ नहीं होता। कितने कदम चल के आए हैं, कितनी सीढ़ियां चढ़ के आए हैं, इस तरह के बेतुके के सवाल फिल्मों में पूछे जाते हैं, यूपीएससी में कोई नहीं पूछता। लेकिन हां, आप चीजों को ऑब्जर्व नहीं करते, ये पकड़ा जा सकता है। मिसाल के तौर पर मैं एक उदाहरण देता हूं। आमतौर से जब ये पूछा जाता है कि आप सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो सबके सब देश सेवक होते हैं। लाल बत्ती की गाड़ी के लिए तो कोई सर्विस करना नहीं चाहता, सब देश की सेवा करने के लिए करना चाहते हैं। तो मैं ऐसे जवाबों से बहुत चिढ़ जाता था फ्रैंकली। जिससे पूछो वो कह रहा है कि देश सेवा करनी है साहब, समाज सेवा करनी है, तो मुझे बहुत चिढ़ होती थी। तो एक बार मैं चुप रहता था, कई बार थोड़ा मैंने एक सज्जन से कहा कि यार देश सेवा तो सब करते हैं, और वो चपरासी जो बाहर बैठा है वो भी करता है, वो भी अपने ढंग से देश सेवा कर रहा है, और टीचर भी करते हैं, प्रोफेसर भी करते हैं। तो वो सज्जन बोले अरे सर प्रोफेसर क्या करते हैं? अब बोर्ड मेंबर जो पास में बैठे थे वो हंसने लगे उनका जवाब सुन के, मुझे भी हंसी आई। मैंने कहा जनाब आपको ही पता है कि बात आप एक प्रोफेसर से कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं करता। वो
सर हाथ बढ़ाया। मैंने उससे कहा कि आपने, और यहाँ देखिए, उससे कहा कि जब आप अंदर घुसे थे मेरे कमरे में तो बाहर एक नेम प्लेट लगी हुई है, उस पर क्या लिखा हुआ है? सर आपका नाम लिखा है। मैंने कहा मेरे नाम के पहले प्रॉफ लिखा हुआ, प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल। अगर मैं सिविल सर्वेंट होता और वहां से होके आया होता तो मेरे नाम के नीचे IAS IPS लिखा होता, जो तरीका होता है लिखने का, मिस्टर फलाने, श्री फलाने या श्रीमती फलानी, नाम नीचे IAS IPS वॉटएवर। मैंने कहा मैं तो प्रोफेसर हूं और आपने बता दिया कि मैं और मेरी सारी बरादरी लिटरली कुछ नहीं करती। अब उस बेचारे के पसीने छूट गए, लिटरली छूट ही जाने थे। इंटरव्यू उसका वैसे भी अच्छा नहीं हुआ, ही वाज टॉकिंग ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस। एनीवे, तो ऑब्जर्वेशन जांचते हैं वो, लेकिन ऐसे सवालों से जो सचमुच ऑब्जर्वेशन के सवाल और जिनमें एक क्यूरियोसिटी, जैसे अभी मेरे परिचय में कहा गया कि लक्ष्मीबाई कॉलेज ग्वालियर से इन्होंने पढ़ाई की। कौन थी ये लक्ष्मीबाई? क्यों कॉलेज का नाम उनके नाम पर है? क्यों ग्वालियर में ही लक्ष्मीबाई कॉलेज है और कहीं क्यों नहीं है? होने को और भी होंगे, लेकिन ग्वालियर में क्यों है? इस जगह जहां हम लोग आज ये बातचीत कर रहे हैं इसका नाम मुखर्जी नगर क्यों है? कोई बता सकता है मुझे? वाई दिस प्लेस इज कॉल्ड मुखर्जी नगर? श्यामा मुखर्जी प्रसाद नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अब ऐसा वहां कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कौन थे ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी? किस बात पर रिजाइन किया था? देखिए, ये एक तरह का इंटरव्यू शुरू हो गया आपका। इंटरव्यू के बारे में एक बात और अच्छी तरह समझिए, इट्स बेसिकली अ कन्वर्सेशन। सहज रूप से बातचीत होती है, कोई वहां वो लेफ्ट राइट करके आपको खड़े करके परेड नहीं करवाते हैं। आप आके बैठे, नाम वाम पूछा आपका, आपने क्या पढ़ा है, कहाँ से आए हैं, क्या दिलचस्पियां हैं, किसी भी तरह बात शुरू हो सकती है। अब जैसे मान लीजिए आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं अजय IAS से कोचिंग करके मुखर्जी नगर से आया हूँ, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मैं मुखर्जी नगर में रहता हूँ, और यहीं से वो बात शुरू हो सकती है कि भाई मुखर्जी नगर क्यों? तो अगर आपने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, तो नेचुरल अगला सवाल हो सकता है कि बताइए उनके नाम पर क्यों, एक दिल्ली की एक लोकेलिटी का नाम इस व्यक्ति के नाम पर क्यों है, क्या किया था उन्होंने? अब अगर आपने, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, अगर आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ठीक से पढ़ा है, जो कि माफ कीजिएगा आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, वरना वैसे उत्तर आप ना देते जैसे आपने दिए हैं, तो आप जानेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू महासभा के नेता थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू कैबिनेट में मेंबर थे, पहले कैबिनेट में, क्योंकि वो कैबिनेट इस तरह बनाया था नेहरू ने कि उसमें केवल कांग्रेस के नहीं बल्कि तमाम पार्टियों के, बल्कि इंडस्ट्री के भी रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दिया था, आमतौर से जो माना जाता है वैसा नहीं, कश्मीर के सवाल पर नहीं, नेहरू लियाकत पैक्ट के सवाल पर। आप जो वर्तमान माहौल है, जिस तरह का चलता रहता है मीडिया वगैरह में, आपने कह दिया कश्मीर के सवाल पर दिया था, आप बड़े खुश होकर निकलेंगे कि हमने सही जवाब दिया है। कोर्ट तो जानता है कि आप गलत जवाब दे रहे हैं, लेकिन मुखर्जी ने कश्मीर के सवाल पर इस्तीफा नहीं दिया था, नेहरू लियाकत पैक्ट के सवाल पर उन्होंने इस्तीफा दिया था नेहरू कैबिनेट से। अब यहां सवाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नहीं है, जैसा मैंने आपसे कहा। आप अगर इस सिलसिले में गलत उत्तर दे रहे हैं तो व्हाट यू आर एक्सपोजिंग इज दिस, दैट यू हैव नॉट स्टडीड द फ्रीडम स्ट्रगल कंपोनेंट ऑफ योर पेपर, यू हैव नॉट स्टडीड इंडियन पॉलिटी कंपोनेंट ऑफ योर। ऐसे चीजें जांची जाती। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं, अब आप पढ़ते हैं मान लीजिए अमर उजाला, लेकिन पता नहीं क्यों ये धारणा है कि यूपीएससी को हिंदू अखबार से बड़ा प्रेम है, तुम्हारा जो भी आता है वो हिंदू पढ़ के आता है। अगर आप हिंदू नहीं पढ़ते हैं तो ये कोई अपराध नहीं है, आप एक्सप्रेस भी पढ़ते हो सकते हैं, आप नवभारत टाइम्स भी पढ़ते हो सकते हैं, लेकिन अगर आप हिंदू नहीं पढ़ते हैं तो मेहरबानी करके ये मत कहिए कि आप हिंदू पढ़ते हैं।
क्योंकि तुरंत पूछा जा सकता है कि ठीक है पढ़ते हैं तो आज के हिंदू में हेडलाइन क्या थी, पूछा जा सकता है ना। क्योंकि उन 5 लोगों में से हो सकता है कोई हिंदू वाकई पढ़ता हो, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मेरे घर में हिंदू ही आता है, मैं तो हिंदू रोज पढ़ता हूँ। और भी लोग हो सकते हैं, कोई एक्सप्रेस पढ़ने वाला हो सकता है, कोई नवभारत टाइम्स या कोई भी अखबार पढ़ने वाला हो सकता है। तो ट्राई टू बी प्रिसाइज एंड ट्रूथफुल इन योर आंसर्स, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, आपके कुछ आइडियाज और कुछ वैल्यूज हैं, उन पर आपको कमिटेड होना चाहिए। और बोर्ड के कई बार वो प्रेशर जानबूझ के क्रिएट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि साहब, बहुत से लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान के लिए डेमोक्रेसी सूटेबल सिस्टम नहीं है, ठीक है ना, यहाँ या तो मिलिट्री हुकूमत होनी चाहिए या एक तरह की डिक्टेटरशिप होनी चाहिए, लाइफ टाइम प्रेसिडेंट या लाइफ टाइम प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। अब आपको लगता है कि नहीं ये तो ठीक नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो ठीक नहीं है। लेकिन अगर बोर्ड इस बात पर अड़ जाए और आपको कहने लगे नहीं नहीं ये ठीक है, देखिए डेमोक्रेसी की वजह से कुछ नहीं हो पाता, कोई काम कीजिए तो उसमें डेमोक्रेटिक प्रेशर्स में सरकार को झुकना पड़ता है, तो कैसे काम चलेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, चीजें कैसे होंगी। अगर आप तुरंत ये कहने लगे कि हाँ सर आप सही कह रहे हैं और वाकई डेमोक्रेसी अच्छी चीज नहीं है, तो आप खुद बताइए आप क्या इंप्रेशन दे रहे हैं अपने बारे में। दबाव में काम करते हैं। और दूसरा ये कि जो कुछ कहते हैं वो बिना सोचे समझे कहते हैं। यानी आपने डेमोक्रेसी की तारीफ इसलिए कर दी कि डेमोक्रेसी में हम रहते हैं और सब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, और डेमोक्रेसी के खिलाफ आप इसलिए सोचने लगे क्योंकि दबाव आ गया, नहीं दबाव आ गया सामने से। आपको लग रहा है कि यार अब बोर्ड के चेयरमैन साहब को क्यों नाराज करता। द पॉइंट इज कि आप जो सर्विस ज्वाइन करने जा रहे हैं उसे आप जानते हैं ना, आयरन फ्रेम कहा जाता है, आयरन फ्रेम ऑफ इंडियन गवर्नमेंट क्यों कहा जाता है। पॉलिटिशियंस आते जाते रहते हैं, सिविल सर्वेंट कहीं नहीं आता जाता। सिविल सर्वेंट का ट्रांसफर हो सकता है, वो इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में भेजा जा सकता है, लेकिन कोई भी पॉलिटिशियन, इवन द मोस्ट पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर और हुसोएवर, ये मान के नहीं चल सकता कि वो फिर से जीतेगा ही। इंदिरा जी बहुत लोकप्रिय प्राइम मिनिस्टर थी, 1977 में चुनाव हार गई थी, राइट। अटल जी बजाते खुद चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन 2004 में दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए थे। तो पॉलिटिशियन जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम में पावर में हो सकता है, पावर में नहीं भी हो सकता, लेकिन जिस फ्रेमवर्क को आप लोग ज्वाइन करने के इच्छुक हैं, इट्स अ परमानेंट फ्रेमवर्क। और इसीलिए सिविल सर्वेंट से उम्मीद की जाती है कि वो पॉलिसी तो सरकार बनाएगी, पॉलिसी तो पॉलिटिशियन लोग बनाएंगे अपने अपने हिसाब से, अपनी प्रायोरिटीज, अपने मैनिफेस्टो, अपनी पॉलिटिकल समझ के मुताबिक, लेकिन वो पॉलिसी ठीक से लागू हो, पॉलिसी अनरियलिस्टिक और पॉपुलिस्ट ना हो एक सीमा के बाद। भाई कोई पॉलिटिशियन कह दे कि मैं अपनी सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में सड़कें संगमरमर की बनवा दूंगा, दैट्स नॉट रियलिस्टिक, दैट्स नॉट फिजिबल। तो ये सिविल सर्वेंट का काम है, ये उम्मीद की जाती है सिविल सर्वेंट से कि वो पोलाइटली लेकिन फॉर्मली कहे कि सर ये ठीक नहीं है, ये नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप दबाव में आके तुरंत हाँ हाँ करने लगे, अ सिविल सर्वेंट इज नॉट सपोज टू बी यस मैन। दिस इज वन थिंग विच द बोर्ड वुड लाइक टू डिटरमाइन कि आप में मोर, इसको कहते हैं करेज। करेज का मतलब ये नहीं है कि आप अजय देवगन की तरह 25 गुंडों को अकेले निपटा सकते हैं, यानी करेज का मतलब ये है कि वेदर कैन यू स्टैंड अप टू द प्रेशर फ्रॉम योर बॉस, राइट। जैसे हमारे एक मित्र कहते हैं, बहुत अच्छी बात कहते हैं कि भगवान की आलोचना करना तो बहुत आसान है, भगवान को हर बात के लिए दोष देना बहुत आसान है। वो चूंकि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं इसलिए वो ये कहते थे आगे, वाइस चांसलर की कोई आलोचना करे तो मैं उसे साहसी मानूंगा, वाइस चांसलर की आलोचना करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। नहीं, आप किसी डिपार्टमेंट में काम करते हो तो भगवान का बेचारे का क्या है, वो क्या बिगाड़ देगा आपका। लेकिन आप अपने सेक्शन ऑफिसर की आलोचना करें
जो आपकी सीआर बिगाड़ सकता है, तो माना जाएगा कि आप में दम है, राइट? So that is the kind of courage they are looking for, that you will not submit to pressures from above. आप जानते हैं ऐसे किस्से आपने जरूर पढ़े होंगे, सुने होंगे। वो एक फिल्म आई थी रईस, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक सनकी किस्म के लेकिन इंटीग्रेटेड पुलिस ऑफिसर है। तो वो चीफ मिनिस्टर उन्हें बुला के कहते हैं कि फलाने को रिलीज कर दो, तुमने उसे पकड़ के बंद कर दिया, छोड़ो उसको। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत पोलाइटली कागज और कलम उनके सामने रखते हैं, कहते हैं सर लिख दीजिए, अभी रिलीज कर दे, गिव मी द रिटर्न ऑर्डर, ताकि कल को जब इंक्वायरी हो, क्योंकि भाई चीफ मिनिस्टर कल चीफ मिनिस्टर नहीं रहेंगे, मुझे तो कल भी पुलिस ऑफिसर रहना है। अब ये चीफ मिनिस्टर चले गए और इनके प्रतिद्वंदी चीफ मिनिस्टर बन गए, उन्होंने कहा कि इस क्रिमिनल को आपने क्यों रिलीज किया? तो एज अ पुलिस ऑफिसर आई एम लीगली बाउंड टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर ने मुझे लिख के दिया, इंस्ट्रक्शन का सबूत मेरे पास है, मैंने रिलीज कर दिया। केवल कहने से नहीं करूंगा, लिख के दे दीजिए, मैं भी रिलीज कर दूं। दीज आर दी थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड। जो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो आप में इंटेग्रिटी, करेज, एक प्रेजेंस ऑफ माइंड जिसका एक्सप्रेशन होता है विट में, रैशनल थिंकिंग, यही सब देख रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर दैट। और किस तरह आप कितने रैशनली अपनी बात रख सकते हैं, कह सकते हैं, ऑब्जर्वेशन ऑफ कोर्स। लेकिन मैं फिर से कहूं कि ऑब्जर्वेशन में ये सवाल तो पूछ, और ये बड़े नेचुरल सवाल है, आपको खुद सोचना चाहिए। और मुझे माफ कीजिएगा, ताज्जुब होता है कभी कभी, खासकर नौजवानों पर, कि आपके मन में ये सवाल अपने आप कभी नहीं आया कि व्हाई दिस प्लेस इज कॉल्ड मुखर्जी नगर नॉट बनर्जी नगर? कभी नहीं आया आपके मन में ये सवाल? दिल्ली की जो सबसे फैंसी जगह है अभी भी, ऑफिशियली उसका नाम इंदिरा गांधी चौक, राजीव गांधी चौक हो, लेकिन बोलचाल में वो अभी भी कनॉट प्लेस ही है। क्यों? व्हाई कनॉट प्लेस? क्या कारण है कनॉट प्लेस नाम होने का? ये सवाल आपके मन में आते हैं या नहीं आते हैं कभी? वाई बुद्ध जयंती पार्क? वाई कौटिल्य मार्ग? चलिए, धौलपुर हाउस का नाम धौलपुर हाउस क्यों है? जहां आप सब लोग जाना चाहते हैं, धौलपुर हाउस क्यों कहलाता है वो धौलपुर हाउस? ये है चीजें, क्योंकि इसमें केवल ऑब्जर्वेशन नहीं है। देखिए, एक बात आप समझिए, ओके, इंसान और जानवर में मूलभूत अंतर क्या है? ब्रेन तो जानवरों के पास भी होता है, यूज किस तरह से? प्रिसाइज उत्तर दीजिए। मैं एक शब्द बोलूंगा, अगर वो सही लगे तो आप बताइएगा। मैं एक शब्द बोलूंगा, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी। बीमारियां जानवरों को भी होती हैं, और जानवरों की बीमारियों के इलाज के जो उनके अपने नेचुरल किस्म के तरीके हैं, उससे आगे वो नहीं बढ़े। चोट लगने पर वो अपने घाव को चाट लेते हैं, पेट में दर्द होने पर, पेट खराब होने पर हरी पत्ती चबा लेते हैं, दैट्स इट। इंसान भी शुरू में ऐसा ही करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं करता। आप कह सकते हैं कि मानव सभ्यता तब से आरंभ हुई है। सभ्यता, कल्पना कीजिएगा जब किसी की टांग टूटी हो पहली बार, और उसे सहारा किसी दूसरे मनुष्य ने दिया हो, और वो खुद उठ कर ना चला हो, या उसकी हड्डी पर, टूटी हुई हड्डी पर किसी ने कुछ कपड़ा, पत्ता कुछ बांधा हो। कहा जाता है कि सिविलाइजेशन स्टार्टेड विद दैट, क्योंकि अपनी चोट की परवाह तो जानवर भी कर लेता है। इसी तरह क्यूरियोसिटी, ये हुआ क्यों? बार बार बुखार आता है, बार बार बुखार आता है,
और 4-5 दिन 7 दिन बाद बुखार में आदमी मर जाता है तड़प तड़प के, कुछ नहीं हम कर पाते। क्यों ऐसा होता है? इससे वो सारी चीज जुड़ी हुई है जिसको वायरोलॉजी कहा जाता है। ओजन, बैक्टीरिया, वायरस, फलाना टिमका। तो until you have curiosity, you are not actually, I'm sorry to say, but if you lack curiosity, you lack something very essential of humanity. You see my point? आप इंटरव्यू देने गए हैं, उस इमारत का नाम धौलपुर हाउस है। अगर आपके मन में यह सवाल भी नहीं आता कि भाई इसका नाम धौलपुर हाउस क्यों है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल, मतलब इसका अगला सवाल, दिल्ली में और इस तरह के हाउसेस हैं क्या? इस तरह की और इमारतें हैं दिल्ली में? लाहौल में यार, धौलपुर हाउस जैसी बात कर रहा हूं। बटला हाउस एक मोहल्ले का नाम है। मैं हाउस कह रहा हूं, खास करके भवन नहीं कह रहा हूं। एंड देयर इज अ रीजन फॉर दैट। और अगेन देखिए, प्रॉब्लम ये होती है, ओके, बड़ौदा हाउस, राइट, और ओके, अब आते हैं इस पर। पहले एक बात सुन लीजिए, उसको समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह। इंटरव्यू में एक कंपोनेंट होता है इंफॉर्मेशन का, जिसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा और न बताने की जरूरत है। उसके लिए आपको किसी गाइडेंस की जरूरत नहीं। आज के जमाने में इनफैक्ट देयर इज ओवर इंफॉर्मेशन अवेलेबल। आपके फोन में एक क्लिक कीजिए, आपको दुनिया भर की इंफॉर्मेशन किसी भी विषय पे मिल जाएगी। भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं से लेकर के दुनिया में कितने आदिम जनजाति समुदाय पाए जाते हैं, कहां कहां पाए जाते हैं। यू डू नॉट नीड अ कोच और अ टीचर और अ हेल्पर फॉर दैट। आपको कहीं भी मिल जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, एक कंपोनेंट जैसे आप कह सकते हैं कि पॉलिसी मैटर्स और करंट अफेयर्स, वो रोज बदलते रहते हैं। जिस दिन आप इंटरव्यू देंगे उस दिन हमास और इजराइल कहां क्या स्टैंड है, क्या है, कौन जाने। अगर आपका इंटरव्यू परसों था तो इस पर कोई सवाल नहीं बनता कि साउथ अफ्रीका ने क्या किया है, लेकिन अगर आज है तो सवाल बनता है, राइट। अगर आज आप इंटरव्यू देने गए हैं तो हमास इजराइल संघर्ष पर साउथ अफ्रीका का भी एक सवाल बनता है। क्यों बनता है भाई दबे? एग्जैक्टली, साउथ अफ्रीका हमास इजराइल के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया है। परसों तक तो नहीं गया था। तो करंट अफेयर्स कीप ऑन चेंजिंग बाय द डे, ओके। So what I am trying to tell you is about your attitude and aptitude. अब आप जो बात कर रहे थे हम लोग, आप लोग धौलपुर हाउस के सपने देखते हैं, धौलपुर हाउस में इंटरव्यू देने के लिए जाने की सबकी तमन्ना है। आपने कभी गौर किया है कि धौलपुर हाउस के आसपास ही 7-8 हाउस है? धौलपुर हाउस के एक तरफ कोटा हाउस है, दूसरी तरफ जामनगर हाउस है। इंडिया गेट के चारों पांचों कोनों पर हैदराबाद हाउस, बड़ौदा हाउस, बीकानेर हाउस, जयपुर हाउस, और थोड़ी दूर पर पटियाला हाउस, दूसरी दिशा में मंडी हाउस, कनाट प्लेस में सिंधिया हाउस। क्या मतलब इन सारे हाउसेस का? क्यों इतने सारे हाउस दिल्ली? इस पर रिसर्च कीजिएगा। ऐसे ही सवाल होते हैं जो आप लोगों को इंटरव्यू में परेशान करेंगे, और पूछे जा सकते हैं। दिस इज अ वैलिड क्वेश्चन। इस पर आप सोशल मीडिया में जाके नहीं झींक सकते कि साहब ऐसा बेतुका का सवाल पूछ लिया। इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, और लॉजिक समझिए उस क्वेश्चन का। और ये एक सवाल का उदाहरण है, ऐसे अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। आप जिस नगर से आते हैं उसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे अगर आपने कहा कि मैं ग्वालियर से आया हूं और मेरी पढ़ाई एमएलबी कॉलेज में हुई है, तो पूछा जा सकता है एमएलबी का क्या मतलब। और लक्ष्मीबाई का ग्वालियर से क्या लेना था? वो तो झांसी की रानी थी। लक्ष्मीबाई के नाम पर ग्वालियर में कॉलेज क्यों है? पूछा जा सकता है ना, क्यों है ग्वालियर में लक्ष्मीबाई के कॉलेज नाम पर कॉलेज?
Please tell me. I have did my graduation and post graduation in political science from Maharani Lakshmibai College, Gwalior. Lakshmibai, as we all know, was Rani of Jhansi. इसी नाम से वो प्रसिद्ध हैं. ग्वालियर में उनके नाम पर कॉलेज क्यों है? और बाय द वे, हिंदुस्तान का एक प्रीमियर स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन भी ग्वालियर में, वो भी लक्ष्मीबाई के नाम पर है. लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, वो भी ग्वालियर में. वाई इट इज नेम्ड आफ्टर लक्ष्मीबाई? एग्जैक्टली. अंग्रेजों से लड़ते हुए लक्ष्मीबाई का निधन ग्वालियर में ही हुआ. एब्सोल्युटली राइट. उनकी समाधि ग्वालियर में ही, जहां उनका दाह संस्कार किया गया था, उस जगह समाधि बनी हुई है ग्वालियर में ही. यू आर राइट. तो ये चीजें अगर आप, दिस इज नथिंग बट क्यूरियोसिटी, इसमें कुछ नहीं है. आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं रटने की जरूरत नहीं है. ये आप और केवल देखिए, ऐसा है कि मैं चाहता हूं कि आप सब यूपीएससी की इंटरव्यू की परीक्षा में कामयाब हों, सबके सपने पूरे हों, लेकिन जरूरी नहीं कि हों. और दूसरी बात यह कि यूपीएससी एक बहुत सुंदर लक्ष्य है, बहुत अच्छा सपना है, लेकिन वो जिंदगी का अंत नहीं है. जो यूपीएससी नहीं करते वो भी आनंदित रहते हैं. मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं. मैं कभी यूपीएससी की तरफ पांव करके भी नहीं सोया अपनी जिंदगी में. आप लोगों की उम्र में मुझे यूपीएससी से कोई लेना देना नहीं था. बट आई हैव डन वेल इन माई लाइफ. आई एम हैप्पी विद माई लाइफ. जिन लोगों ने यूपीएससी की कोशिशें की, नहीं सफल हुए, कुछ और कर रहे हैं. लेकिन जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपार्ट फ्रॉम दिस इंटरव्यू एंड ऑल दैट, और इस बात का मुझे सचमुच दुख होता है, मैं आपसे स्पष्ट कहूं, बेसिक जिज्ञासा क्यों नहीं है आप लोग? अगर आप ये जिज्ञासा की आदत डाल लें, क्यूरियोसिटी अपने स्वभाव का हिस्सा बना लें, तो केवल इस इंटरव्यू में नहीं और केवल इस जगह में नहीं, आपको हर जगह कामयाबी मिलेगी. हर जगह आपको दुनिया को देखने का एक नया सुख, नया नजरिया मिलेगा. अब उन्होंने कहा कि जब आजादी हुई तब ये सारे हाउस बने. वास्तविकता यह है कि जब कलकत्ते से अंग्रेज अपनी राजधानी दिल्ली लाए और दिल्ली में यह हुआ कि अब सीट ऑफ इंपीरियल पावर विल बी इन दिल्ली फ्रॉम 1913 ऑनवर्ड्स, तो उसके बाद ये सब देसी राजाओं ने, क्योंकि अब उन्हें दिल्ली आना होता था वाइसराय से मिलने या जिस भी वजह से, और अपने उनकी एक झूठी कहिए सच्ची कहिए शान शौकत चमक दमक का अंदाज था ही. तो इसी सिलसिले में फिर वो 1920 के बाद से ये सारे हाउसेस एक एक करके बने. हैदराबाद हाउस, बड़ौदा हाउस, दिस हाउस, दैट हाउस. इंडिपेंडेंस के बहुत पहले से ही हाउसेस. और इसीलिए आप देखेंगे कि इन सबके नाम पुरानी देशी रियासतों के नाम पर. धौलपुर कोई बहुत महत्वपूर्ण शहर नहीं है, राजस्थान का एक छोटा सा शहर है, लेकिन रियासत थी. और वहां के जो रियासत के महाराजा थे, उन्होंने दिल्ली में हाउस बनाया. बाद में इसको सरकार ने एक्वायर किया और यूपीएससी का कार्यालय बना दिया उसको. इसी तरह पटियाला हाउस को दिल्ली हाईकोर्ट बना दिया गया. जयपुर हाउस को नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स बना दिया गया. दैट इज हाउ दीज हाउसेस आर बीइंग यूज्ड नाउ. दिल्ली का जो कनाट प्लेस का सिंधिया हाउस है, उसमें कई सरकारी दफ्तर हैं. लेकिन ये क्यूरियोसिटी तो होनी चाहिए कि चीजें ऐसी हैं तो क्यों हैं. ये सबसे महत्वपूर्ण है. ये आप अगर साध लेंगे तो यूपीएससी का या कहीं का भी कोई भी इंटरव्यू आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाए. घटनाएं, हैपनिंग्स, फैक्ट्स, वो तो याद होनी ही चाहिए, जानकारी होनी ही चाहिए. अब आपसे कोई पूछे कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्या है, तो ये तो मालूम होना चाहिए इतना तो. लेकिन वो तभी ना मालूम होगा जब आप में क्यूरियोसिटी होगी, आपने याद करने की कोशिश की होगी, समझने की कोशिश की होगी. राइट. एक और जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है वो ये, जो सवाल मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि साहब ड्रेस, अब ये मैं नहीं बता सकता.
आप में से कोई पूछे ही सवाल उसके पहले ही मैं उत्तर दे रहा हूँ। आजकल तो इंटरव्यू शायद सर्दियों में होने लगे हैं, जब मैं मेंबर था तो गर्मियों में होते थे। और मुझे उन बच्चों को, लड़कों को देख करके खास करके दया आती थी जो उस मौसम में नीले रंग का सूट और आसमानी कलर की टाई पहन के आया करते थे, क्योंकि हम तो एयर कंडीशन कमरे में बैठते हैं। वो भी बेचारे एयर कंडीशन कमरे में बैठते थे, लेकिन उन्हें इंटरव्यू के 15 मिनट पहले बुला के बैठा लिया जाता है बाहर कुर्सी पर। और वहां तो कोई मई जून की गर्मी, हम आप सूट पहने बैठे हैं कुर्सी पर। तो लोग मुझसे पूछते थे, अभी भी पूछते हैं, मैं नहीं जानता भैया, मेरे हिसाब से तो जिसको जो पहनना है पहने। ऑब्वियसली अब इनकी तरह आप चले आएंगे इंटरव्यू देने तो अच्छा नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मल तो होना चाहिए, क्योंकि आप में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, गुलजार बनने तो जा नहीं रहे हैं। 4 दिन की दाढ़ी बना के कुर्ता पैजामा पहन के चले गए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, दैट विल नॉट बी गुड। लेकिन इसको आर्मी वालों की भाषा में कहते हैं स्मार्ट टर्न आउट। ठीक ठाक कपड़े हों, सलीके से आपने पहने हों, मौसम के अनुकूल हों। अब इस मौसम में आप पैंट कमीज पहन के जाएंगे तो अजीब लगेगा, इस मौसम में तो कोट होना चाहिए बदन पर। लेकिन मई जून में लोग कोट पहन के आते थे, अब उनकी मर्जी, आते हैं आते रहे, आई डोंट नो, बट इट हार्डली मैटर्स, आई एम टेलिंग यू। ये उसी हद तक मैटर करता है जैसा मैंने आपसे कहा कि आप बहुत अजीब ना लग रहे, बिकॉज दे आर नॉट लुकिंग फॉर पोएट्स एंड आर्टिस्ट। अजीब लगना कवियों और कलाकारों के लिए अच्छा है, ठीक है ना। मैं अगर किसी, जैसे उन्होंने कहा कि कविताएं लिखता हूं, तो मैं कहीं किसी कवि गोष्ठी में जाऊंगा तो वहां रंग बिरंगा कुर्ता पहनकर ही जाऊंगा। यहां आप लोगों से बात करने आया हूं और यहां भी मैंने ध्यान रखा है कि मैं रंग बिरंगा कुर्ता पहन के ना हूं। मेरे पास 1 दर्जन रंग बिरंगे कुर्ते हैं, उनमें से कोई पहन के यहां नहीं आऊंगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग टू अ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस। गेट माय पॉइंट। अभी कल को मुझे किसी बहुत ही फॉर्मल डिनर में बुलाया जाए तो मैं मफलर गले में डाल के नहीं जाऊंगा, टाई लगा के जाऊंगा। तो जिसको कहते हैं स्थान और अवसर के अनुकूल। बेसिक बात यह है कि एक क्यूरियोसिटी का एलिमेंट आप डेवलप कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए अपने अंदर, रैशनल थिंकिंग डेवलप कीजिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप कीजिए। उसके लिए चाहे तो प्रैक्टिस कीजिए जैसे भी करनी हो। इंटरव्यू के लिए सिवाय इसके कि करेंट अफेयर्स और कुछ जो बेसिक फैक्ट्स हैं, चाहे दुनिया के चाहे भारत के, उनके अलावा कोई प्रिडिक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ऐसा सेट ऑफ क्वेश्चंस नहीं होता जो आपसे पूछे जाएंगे। बोर्ड को पैरामीटर्स होते हैं जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन बेसिकली ये है कि दे आर सपोज टू, एज आई टोल्ड यू, जज योर इंटीग्रिटी, योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, योर करेज, मॉरल करेज, नॉट फिजिकल, मॉरल करेज। और फिर वो उनको जज करना होता है वो 25-30 मिनट के उस इंटरेक्शन में, जिसके बारे में ये कोशिश रहती है यूपीएससी की कि वो इंटरेक्शन होस्टाइल ना हो, आपको नीचा दिखाने के ढंग से बात ना हो रही हो, आपसे दोस्ती के ढंग से एनकरेज करते हुए बात हो रही हो। यानी जहां तक मेरी जानकारी है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जहां तक मेरी जानकारी है, बाद में आपको वो नंबर अच्छे दें या बुरे दें, लेकिन इंटरव्यू के दौरान आपको अपमानित करने की या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कोई नहीं करता। हंसी मजाक थोड़ा बहुत चलता है, वो कुछ किसी ने कुछ कह दिया हंसी में, आपने सुन लिया, आपने भी कुछ। अब जैसे एक लड़का आया था हमारे सामने, आंध्र प्रदेश का था, तो उसका जन्म हुआ था अनंतपुर, विच इज हिस्टोरिकली एन इम्पॉर्टेंट स्मॉल टाउन बट एन इम्पॉर्टेंट टाउन। मैंने उससे पूछा कि भाई अनंतपुर, वाई इट इज कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट, वाई इट्स एन इम्पॉर्टेंट टाउन? तो उसने बताया बिकॉज ऑफ द चोला इंस्क्रिप्शंस एंड ऑल दैट। 2-3 चीज़ें उसने बताई। अगर बाद में धीरे से बोला, एंड सर आई वाज बोर्न देयर। ये बहुत मजा आया सुन के, हम सब लोग हंसे। बदतमीजी नहीं मानी गई क्योंकि उसके कहने का ढंग बड़ा प्यारा था, एंड सर देन आई वाज ऑल्सो बोर्न देयर। अब जैसे इलाहाबाद को अगर इम्पोर्टेंट टाउन कहा जाता है तो उसमें कई कारणों में से एक कारण ये भी हो सकता है कि जवाहरलाल जी का जन्म वहां हुआ था, तो उसी लहजे में वो बंदा कह रहा है कि आई वाज बोर्न। तो इस तरह के हल्के फुल्के जोक्स आप भी कर सकते हैं और बोर्ड भी कर सकता है, उनको बहुत उस तरह लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसे एक सज्जन ने
उर्दू लिटरेचर लेके अपना वो किया था, क्या कहते हैं उसको, मेन एग्जामिनेशन पास किया था। तो उर्दू उनका वो था, लेकिन उनका फॉर्मल डिसिप्लिन कुछ और था। तो मुझे लगा कि इन्होंने उर्दू लिटरेचर ले लिया है, या कुछ वाकई यानी रट्टा मार के, या कुछ जेन्युइनली दिलचस्पी इनकी है उर्दू में। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके फेवरेट पोएट कौन है। उन्होंने छूटते ही कहा गालिब, जो कि बहुत एक्सपेक्टेड उत्तर था। गालिब बहुत बहुत महान कवि हैं, बहुत अच्छे कवि हैं। तो अब ये बात आप तब समझेंगे जबकि उर्दू पोइट्री का एक कन्वेंशन समझते हो। उर्दू पोइट्री में एक कन्वेंशन है मिसरा लगाना। मिसरा कहते हैं शेर, शेर तो समझते हैं ना, कपलेट जो होता है, 2 पंक्ति की जो कविता होती है उर्दू में, उसको शेर कहते हैं, राइट। तो शेर की एक पंक्ति को मिसरा कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने किसी शेर का एक मिसरा पढ़ा और उसका दूसरा मिसरा आपने तुरंत दोहरा दिया, तो जाहिर है कि उस शेर आपको याद है, तभी आपने दोहरा दिया। और इसको कहा जाता है मिसरा लगाना, कि वो मैंने शेर पढ़ा, इन्होंने तुरंत मिसरा लगा दिया। तो जब उसने कहा कि मेरे फेवरेट पोएट गालिब हैं, तो मैंने कहा कि बिना किसी उसके छूटती मैंने कहा, रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। गालिब का एक मशहूर शेर है, रेखते के तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब। तो उस लड़के ने तुरंत मिसरा लगाया, कहते हैं अगले जमानों में कोई मीर भी था। आई वॉज रियली हैप्पी। फिर मैंने 2-4 मिनट उससे कोई सवाल नहीं पूछा, बाकी लोग पूछते रहे। फिर आई केम बैक टू माई, आई मीन बाय दिस, adding to what I had quoted from Ghalib, he proved that he actually knows Ghalib. उसने गूगल पे पढ़ के गालिब का नाम नहीं ले दिया है। अब आपसे पूछा जाए कि आपकी हॉबी क्या है, ज्यादातर लोग लिखते हैं पढ़ना। क्या पढ़ना साहब? नावल पढ़ना। किसका नावल पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? तो इतनी तो समझ आप लोगों की पीढ़ी को है ही कि आप चेतन भगत का नाम नहीं लेंगे, या ऐसे किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे जिसे सीरियस नहीं माना जाता। तो ज्यादातर लोग, खासकर हिंदी माध्यम के लोग, प्रेमचंद। मुझे बहुत चिढ़ होती थी इस उत्तर से पर्सनली, और मैं हमेशा ये कहता था कि भाई साहब, प्रेमचंद को गुजरे 80 साल हो चुके, उनके बाद भी हिंदी में कुछ लिखा गया होगा, या प्रेमचंद के बाद हिंदी में लोगों ने लिखना बंद कर दिया। पिछले 8-10 साल के नॉवेल्स में से, कारण ये पूछ क्यों रहा हूं मैं, क्योंकि आपने कहा है हॉबी। हॉबी किसे कहते हैं? विच यू डू टू रिफ्रेश योरसेल्फ, राइट। आप दिन भर दफ्तर में काम करते हैं या दुकान पे काम करते हैं, घर आके अपना थोड़ा शांत चित्त करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए आप संगीत सुनते हैं, बागवानी करते हैं, घुड़सवारी करते हैं, तैराकी करते हैं, पढ़ते हैं, वॉटएवर। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये वो एक्टिविटी है जो आप रेगुलरली करते हैं, 1-2 बार करके नहीं रह गए। और अगर ये वो एक्टिविटी है जो आप रेगुलरली करते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप बागवानी करते हैं, अगर आपने कहा कि मैं बागवानी करता हूं, तो मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, क्योंकि मेरी बागवानी में कोई दिलचस्पी नहीं है और ना मुझे कोई जानकारी है, राइट। लेकिन मुझे नहीं है, मेरे साथ बैठे हुए मेंबर को हो सकते है, और पूछ सकते हैं कि अच्छा भाई बताओ आजकल किस फूल का मौसम चल रहा है, राइट। इसी तरह अगर आपने कहा कि मेरी पढ़ने में रुचि और नावल पढ़ने में, कोई पूछ सकता है कि कौन सा नावल पिछले दिनों पढ़ा। अगेन बात वही आती है कि झूठ मत बोलिए, जो है सो बोलिए, जो जानते हैं वही कहिए, जो नहीं जानते हैं उसका नाटक मत कीजिए। और जहां से ये शुरू हो रहा हो कि अब इसके आगे अपन नहीं जानते, तो कह दीजिए सॉरी सर, मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगा। हवाबाजी करने के, फेंकने के बजाय ये कन्फेस कर लेना कि साहब मैं इस बारे में इसके आगे नहीं जानता, दैट इज मच बेटर देन ट्राई टू फूल देम, बिकॉज यू नेवर नो कि सामने बैठे लोगों में से कौन किस फील्ड का एक्सपर्ट है। जो सामने बैठे हैं उनमें से किसी की सिनेमा में बहुत गहरी दिलचस्पी हो सकती है, कोई देश का जाना माना फिलोसफर हो सकता है,
यू नेवर नो कि आपके सामने मृणाल मीरी बैठे हुए इंटरव्यू बोर्ड और आप इंडियन फिलोसफी पे आंकने लगे, आपको तो नहीं पता ना कि सामने एक फिलोसफर बैठा हुआ है हमारे। यू नेवर नो दैट। So be truthful, be clear, and try to be precise. And as I told you, in general, develop the trait of curiosity. In general, ये चीजें हैं, और अगर ये चीजें ध्यान में रख के आप लोग इंटरव्यू देंगे तो मेरा अनुमान है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का इंटरव्यू अच्छा होगा। एक और ध्यान में रखने की बात है कि इंटरव्यू में यूपीएससी की पूरी कोशिश रहती है कि फिजूल के बायस काम ना करें। ये है, मैं जानता हूं, ये समझ है लोगों की कि साहब फलाना व्यक्ति हिंदी वालों के प्रति थोड़ी सख्ती बरतता है, फलाने व्यक्ति को अपर मिडिल क्लास या एलिट बैकग्राउंड के लोगों से चिढ़ है, वो उसके साथ थोड़ी सख्ती बरतता है, फलाना व्यक्ति ये है वो है। वन कैन नॉट से कि ऐसा है या नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका आप कुछ कर भी नहीं सकते, फ्रैंकली स्पीकिंग। इसलिए इस पर दिमाग खराब करने की भी जरूरत नहीं, इस पर अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की भी जरूरत नहीं, बिकॉज यू नेवर नो, राइट। आप अपने आप को तैयार कीजिए और इस तरह तैयार कीजिए कि कोई भी पॉसिबिलिटी, कोई भी पोटेंशियल सवाल या पोटेंशियल सिचुएशन, उसको हैंडल करने में आपको दिक्कत ना हो। मुझे, मेरा ख्याल है इतना ही कहना था। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो बताइए, मैं उनका जवाब दूंगा। एनी क्वेश्चंस और एनी कंफ्यूजन्स? एनीथिंग? किसी के मन में कोई सवाल हो, कोई? हाँ जी। हाँ, जो आपको सच लगता है वो बोलिए और उसको डिफेंड कीजिए, उसको डिफेंड कीजिए। डिफेंड इस तरह कीजिए, सीधी सी बात है, सीएपीएफ का जो स्कोप ऑफ वर्क है वो लिमिटेड है, आईपीएस का वाइडर स्कोप ऑफ वर्क, एज सिंपल एज दैट। आप सीएपीएफ की कोई आलोचना नहीं कर रहे हैं, उसकी कोई निंदा नहीं कर रहे हैं, बट यू आर ओनली शोइंग दैट यू आर इंटरेस्टेड इन अ जॉब which offers a greater scope of job, greater scope of work. That's all. जो मैंने इनसे कहा वही। क्योंकि देखिए, एक तो फ्रैंकली समझदार बोर्ड होगा तो ये सवाल ही नहीं पूछेगा, क्योंकि उसका उत्तर सबको मालूम नहीं। अगर आप आईपीएस बन सकते हैं तो आप कमांडेंट नहीं बनना चाहेंगे, अगर आप आईएएस बन सकते हैं तो आप आईपीएस नहीं बनना चाहेंगे। कुछ लोग होते हैं जो आईपीएस को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह का सवाल अगर कोई पूछता है तो बी ट्रूथफुल बट एक्सप्लेन, और उस एक्सप्लेनेशन में बहुत लॉजिकल रैशनल बात, आपके केस में भी उनके केस में भी, गिविंग मोर स्कोप, गिविंग मोर स्कोप ऑफ इनिशिएटिव, दैट्स इट। और कुछ मतलब
जितनी जरूरत हो जितना पूछा जाए। आपके पास, मैंने आपसे पहले कहा, आपके पास समय 30 मिनट का। दैट डिसीजन यू हैव टू टेक राइट देयर एंड देन। और 30 मिनट में बात करने वाले आपसे 5 है। शुरू करेंगे चेयरमैन बोर्ड के, फिर बाकी लोग भी पूछेंगे। 30, 35, 40 मैक्स। इसमें ये आपको वहीं तय करना है। इस तरह के सवाल किसी से पूछने का कोई मतलब नहीं है, और इसके जो भी उत्तर होंगे वो इनऑथेंटिक होंगे। क्योंकि मान लीजिए आपसे पूछ लिया गया एक जनरल सवाल है कि साहब, हाउ डू यू एसेस द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, लेट अस से इन लास्ट 5 years। अब आपको ये तत्काल तय करना होगा कि लास्ट 5 years में चाइना, यूएसए, रशिया, फिर यूक्रेन का क्राइसिस, उसमें आपके भारत की स्थिति, मालदीव के साथ जो एक अजीब सा फ्रिक्शन अभी हुआ वो, पाकिस्तान के साथ हमारा एक स्टैंडिंग इशू रहते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए अपना जो भी असेसमेंट आपका हो, योर असेसमेंट कुड बी कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी हैज बीन रादर फेल्योर, योर असेसमेंट could be कि Indian foreign policy has been wonderful, but then you have to be very clear in your own mind about reasons of your answer, और वो तब आंसर आपके दिमाग में तब क्लियर होगा। अच्छा, ओके, अच्छा सवाल मैंने सोचा, किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी का लक्ष्य क्या होता है, क्या होना चाहिए किसी भी देश की? क्या होता है नेशनल इंटरेस्ट, कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, यूएसए का नेशनल इंटरेस्ट क्या है? यूक्रेन में उनकी फॉरेन पॉलिसी इस पर कामयाब है? कितने साल हो गए? देखते देखते साल 1.5 साल से ऊपर हो गया, और वहां अब स्थिति है कि जो बाइडेन की रोज आलोचना हो रही है कि हमारे रिसोर्सेस फंसे हुए हैं, हमारे लोग फंसे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है इसका, फालतू के झगड़े में फंसे। तो जो बाइडेन की फॉरेन पॉलिसी गलत है। काउंटर आर्गुमेंट ये हो सकता है कि भले ही फंसे हों, बट योर पॉइंट, सिंस यूएसए फॉरेन पॉलिसी का एक लक्ष्य ये है कि दुनिया में हमारा डोमिनेंस बना रहे, तो बना हुआ है, और अगर हम यूक्रेन से विड्रॉ कर लेंगे तो देन दीज क्वेश्चंस आर ऑलवेज काइंड ऑफ ओपन टू डिबेट। तो इसलिए जो आप राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं ना, इट्स अ वेग आंसर। भारत का राष्ट्रहित क्या है? ओके, लेट अस पुट इट दिस वे। भारत का राष्ट्रहित मोटे तौर पर जो इस पर कंसेंसस है कि इन एनी केस भारत एक इमर्जिंग या ऑलरेडी रीजनल सुपर पावर तो है, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है, छोटे छोटे कई देश हैं आसपास भारत के, और जिनमें से 2 के साथ भारत के संबंध जनरली कभी अच्छे कभी बुरे रहे। वी डिड नॉट हैव नॉर्मल रिलेशंस, कोट अनकोट नॉर्मल रिलेशंस, इन लास्ट 40 years और 50 years विद चाइना और पाकिस्तान। दूसरा, चाइना अपने आप को बहुत तेजी से एस्टेब्लिश कर रहा है, और किसी हद तक कर भी चुका है, दुनिया के चौधरी की तरह। वो यूएसए और रसिया की हेगेमनी को काफी सक्सेसफुली चैलेंज कर रहा है। अब इस सब कॉन्टेक्स्ट में आप देखें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के इंडियन नेशनल इंटरेस्ट क्या है, और उससे आपकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। चाइना का इन्फ्लुएंस इस एरिया में बढ़े, ये भारत के लिए चिंता की बात होनी चाहिए। मालदीव जैसे छोटे से देश पर आप सोशल मीडिया में रौब झाड़ रहे हैं, और मालदीव को यूं कर देंगे, और कर ही देंगे आप, क्योंकि मालदीव की हैसियत क्या है भारत के आगे? आपकी एक सिटी के बराबर नहीं है वो देश। द पॉइंट इज कि उस देश के राष्ट्रपति की चीन यात्रा में चीनी राष्ट्रपति उसके साथ डिनर कर रहे हैं, उससे 21 तोपों की सलामी दिलवा रहे हैं, और उसके साथ 20 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर रहे हैं। इट इज गुड फॉर इंडिया। भूटान का एक हिस्सा चीन ने दबा लिया है। भूटान फॉर्मली आपका प्रोटेक्टरेट है, भूटान की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत की है, आप चुप बैठे हैं।
नेपाल चीन के करीब खिसक रहा है। वेयर इज द सक्सेस? अगर ये बातें आप कहना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। अगर आप इसको लॉजिकली कहें और उसके काउंटर आर्गुमेंट्स को काउंटर कर सकें तो कहिए, वरना जो ठीक लगे वो कहिए। लेकिन डेप्थ की जो बात की गई थी, जहां से बात शुरू हुई थी, ये सब कुछ आपको 1.5, 2, 2.5 मिनट में कह देना। आप वहां यूनिवर्सिटी 55 मिनट का लेक्चर नहीं दे सकते। वट एवर योर व्यू ऑफ फॉरेन पॉलिसी, जो कुछ मैंने कहा उससे ठीक उलट भी कहा जा सकता है, लेकिन जो भी कहना है वो कहना 1.5, 2 मिनट में मैक्सिमम। सक्सेस के उदाहरण भी गिनाए जा सकते हैं। जब हमने फेल्योर के उदाहरण गिनाए तो हम सक्सेस के उदाहरण भी गिना सकते हैं। वी आर हैविंग वेरी गुड रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया दीस डेज। वेस्टर्न यूरोप में हमारे संबंध अच्छे हुए हैं, आप कह सकते हैं। चाइना के साथ सारे डिस्प्यूट्स के बावजूद ट्रेड हमारा जारी है। यू कैन से ऑल दैट, दैट्स ऑल्सो ट्रू। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या स्टैंड पॉइंट लेके बात करना चाहते हैं। बट वॉट एवर यू से is to be logical, has to be fact based, evidence based. और कोई सवाल? बताइए। ऐसा कुछ नहीं होता। ये सब छोड़िए, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, अगर इंडिविजुअली मार्क्स देते हो तो आप इंडिविजुअल मेंबर को अलग से अप्रोच करेंगे क्या? ये सब छोड़िए, ये इररिलेवेंट सवाल है। आई एम टेलिंग यू, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दिस। एवरेज करते हैं या ओवरऑल देते हैं या कपड़ों पर 5 नंबर देते हैं, बोलने पर 50 नंबर देते हैं, हार्डली मैटर्स यार। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? कोई फर्क पड़ता है तुम्हें? मान लो मैं तुमसे ये कह दूं कि हाँ जी कपड़ों पे 20 नंबर मिलते हैं, तो तुम अपनी तैयारी का 20% कपड़ों पे खर्च करोगे। ये तुम जरा समझो इस बात को। अगेन, दिस बेसिकली एन इररेशनल क्वेश्चन, इट्स अ फ्यूटाइल क्वेश्चन। ये उस तरह का सवाल है कि जैसे आप जानना चाहें कि बोर्ड में जो मेंबर होते हैं वो वेजिटेरियन होते हैं कि नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उनमें से आलू की सब्जी किसको पसंद है और बैंगन की किसको पसंद है। यह बेतुका सवाल है यार। मैंने आपको कहा कि आपके अपीयरेंस का एक मतलब होता है, और उसका भी सिर्फ यह है कि एक फॉर्मल डिसेंट अपीयरेंस हो, एंड दैट्स ऑल। आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, आपके बाल बाल ठीक से बने हों, आप ऐसा ना लग रहे हो कि पिछले 3 रात से सोए नहीं है, चीयरफुल आपका अपीयरेंस हो, ठीक ठाक, और डिसेंट कपड़े आपने पहन रखे हों, खत्म बात। और इंटरव्यू में अपनी ओर से, हाँ एक सावधानी ये मैं कर दूं, अपनी ओर से ये जताने की कतई कोशिश मत कीजिएगा कि फलाने साहब या आपके मामा जी, आपके चाचा जी या आपकी मौसी जी ऑफिसर है। ये कोशिश हरगिज मत कीजिएगा, इट इज टेकन वेरी बैडली। अगर आप ये कहें कि हाँ सर मैं तो इन चीज़ें जानता हूं क्योंकि पापा जो है कलेक्टर है, तो आपने निश्चित रूप से कुछ नंबर खो दिए। Because the idea is to judge you, and they do not ask any questions about your family background. आपकी एजुकेशन के बारे में सवाल पूछेंगे, इंस्टीट्यूट उनके सामने होता ही है फॉर्म, लेकिन फिर भी पूछ सकते हैं। आपकी पसंद नापसंद के बारे में पूछेंगे, हॉबीज के बारे में पूछेंगे, आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में। वही मैंने हिंदू कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, अच्छा तो बताइए हिंदू कॉलेज के बारे में। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि आपके पिताजी क्या करते हैं। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू कि आपकी माँ दफ्तर में काम करती हैं, होम मेकर है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट, आई कैन टेल यू। और अपनी ओर से जानकारी देने की कोशिश मत कीजिएगा, किसी भी तरह की सॉब स्टोरी देने की कोशिश मत कीजिएगा। जैसा मुझे 3 बहनों का ब्याह करना है,
Don't talk all that nonsense there at all. Because that is taken quite badly. I'm telling you quite frankly. और कुछ? देखिए आइडियल ये है, आपसे पूछा जाता है कि आप किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देंगे. वाई? तो ठीक है, फिर बात खत्म हो गई. लेकिन ये पूछा जाता है, जिस लैंग्वेज में आपने चॉइस इंडिकेट की है उस लैंग्वेज में इंटरव्यू देने की कोशिश कीजिए. ना हो पाए तो उसको लेकर बहुत परेशान मत. इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता. बोर्ड थोड़ा बहुत नाराजगी जता सकता है, लेकिन दिस इज नॉट रिफ्लेक्टेड ऑन योर असेसमेंट. जैसे आपने कहा कि हम अंग्रेजी में इंटरव्यू देंगे और आप हिंदी में देने लगे इंटरव्यू, तो मैं चिढ़ के कह सकता हूँ कि फिर अंग्रेजी क्यों लिखा था यार. इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मैं आपके नंबर काट लूं. लेकिन हाँ, इन अ सटल वे यू हैव लेफ्ट द इंप्रेशन ऑफ बीइंग अनक्लियर एंड इनडिसाइसिव. हैवंट यू? इंप्रेशन तो यही छोड़ा ना आपने. लेकिन इसको लैंग्वेज को लेके, मैंने वो फिल्म देखी नहीं है लेकिन मैंने सुना है कि वो पूरी फिल्म इसी पर आधारित है कि वो जो सज्जन है जिनके सामने वो, क्या नाम है उस, जो भी है सज्जन, कि वो इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो हिंदी वालों के खिलाफ उनके मन में कुछ बायस है. ऐसे ही कुछ है ना उसका. देखिए मैं ईमानदारी से आपको बताऊं, बिल्कुल ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं 6 साल मेंबर रहा हूं. मैंने अपने किसी मेंबर कलीग में ही बायस नहीं. बाद में कोई आए हों, वो रहे हों, तो भगवान जाने. लेकिन यूजुअली ऐसा होता नहीं. तो इन चीजों से आप मुक्त रहिए. लेकिन अगेन, होने को कुछ भी हो सकता है. इन चीजों की कोई मैं गारंटी नहीं ले सकता, कोई आपको एफिडेविट जैसा नहीं दे सकता. बट दिस इज माई इंप्रेशन कि ऐसा कुछ नहीं है. जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं दोनों जबानों में कंफर्टेबल हूँ. और मेरे बोर्ड में तो अगर कोई तमिल भी बोलने लगे तो मैं इंतजाम कर देता था कि भाई उसकी बात मैं किसी तरह समझ लूँ. दूसरे मेंबर्स भी करते ही हैं. तो देयर इज नथिंग ऑफ द काइंड. लेकिन ये हो सकता है, बायस हो सकती है. लेकिन फिर अगेन, इन चीजों को जानकर भी आप कुछ कर नहीं सकते. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैंने आपसे एक बात कही थी, क्यूरियोसिटी बहुत जरूरी है. लेकिन क्यूरियोसिटी का जो अति होती है, ऐसी क्यूरियोसिटी जिससे ना तो आपको कोई फर्क पड़ता है, ना जिसका आप कुछ भला बुरा कर सकते हैं. अब जैसे ये क्यूरियोसिटी अच्छी है कि दिल्ली में एक एयरपोर्ट ऑलरेडी है, पालम, एक जेवर में बन रहा है. वो कब तक बन जाएगा? वहां कौन कौन सी फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी अगर कुछ मालूम हो तो. अब वहां आने वाले हवाई जहाजों में से कितने जो हैं वो एयरबस होंगे और कितने, कौन सा वो दूसरा, बोइंग होंगे. इससे आपको क्या फर्क पड़ता है यार? 50 एयरबस आए, 75 बोइंग. आपको क्या, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस टू यू? और कैन यू डू एनीथिंग अबाउट दैट? मान लीजिए कि मिस्टर एक्स जो है वो बायस्ड है हिंदी वालों के खिलाफ, या मिस्टर या मिसेज वाई जो है वो अंग्रेजी वालों के खिलाफ बायस्ड है. यू कांट हेल्प इट, फ्रैंकली स्पीकिंग. आप ये तो कह नहीं सकते कि साहब मेरा बोर्ड बदल दीजिए, वो तो होने वाला नहीं है. तो आपको खुद भी नहीं मालूम होता कि बोर्ड कौन सा है. तो जो भी बोर्ड है, जब आप वहां बैठे हुए हैं, जहां वो पियोन आपको लेके जाएगा, उस कमरे में आपको जाना है. तो इन चीजों को लेकर के फिजूल का टेंशन मत पालिए. राइट? और कुछ? कुछ नहीं फर्क पड़ता उससे, क्योंकि जो बेसिक क्वालिफिकेशन है वो आपने क्लियर की है, तभी आप इंटरव्यू तक पहुंचे. फिर आप यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं, आपने गुड सेकंड क्लास पास किया, डजंट मैटर. लेकिन ये जरूर है कि जो आपका डिसिप्लिन है उसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है. आपने मान लीजिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो आपसे पूछा जा सकता. परसेंटेज के बारे में कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन उसके बारे में अगर बोर्ड में कोई जानकार व्यक्ति है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में बैठा है, तो ही कैन सर्टेनली आस्क यू क्वेश्चन. एनीथिंग एल्स?
देखिए ये जो इस जॉब का जो नेचर है ना, सिविल सर्विस का, ये बेसिकली ये तो है ही फ्रेशर्स के लिए। अब बात समझिए ना, अब बेसिक बात समझिए। मिनिमम आयु क्या है अप्लाई करने की? 21 पे क्या वर्क एक्सपीरियंस होगा? कोई, दैट्स प्रिसाइसली द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, इट डजंट मैटर। अगर आपकी आयु 21 है और मान लीजिए आपकी आयु 28 है और आप अपना आखिरी अटेम्प्ट ले रहे हैं या वॉट एवर, तो आपके वर्क एक्सपीरियंस से उस पर्टिकुलर परीक्षा के लिए कोई मतलब नहीं। क्योंकि आपको तो आइडियली ये है, थ्योरेटिकली ये है कि आप पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं, यानी आप 21-22 साल की आयु में आईएएस बन सकते हैं। थ्योरेटिकली तो ये स्थिति है ना, यू कैन बी सिलेक्टेड एज एन आईएएस ऑफिसर एट द एज ऑफ 22। तो काहे का वर्क एक्सपीरियंस? डजंट मैटर, नोबडी बॉदर्स अबाउट दैट। लेकिन अगेन, जो काम आपने किया है उस पर सवाल पूछा जा, वो पूछा जा सकता है, वो पूछा जाएगा। क्योंकि उससे ये जज करेंगे, वो वर्क एक्सपीरियंस नहीं जज करेंगे, उससे वो ये जज करेंगे कि आप जो भी काम करते रहे हैं या जो भी काम आपको दिया गया है उसके प्रति आप सीरियस कितने रहे। गेट माय पॉइंट? आपको वर्क एक्सपीरियंस है, मान लीजिए अकाउंट, किसी फर्म में आप अकाउंटेंसी करते हैं, रोजी रोटी कमाने के लिए आप अकाउंटेंसी करते हैं, पार्ट टाइम जॉब करते हैं, फुल टाइम जॉब करते हैं, तो पूछा जा सकता है कि बताइए भाई। तो उससे आपके वर्क एक्सपीरियंस को नहीं जांच रहे हैं, उसके ईयर्स को नहीं जांच रहे हैं, वो ये जांच रहे हैं कि आप अपना जो भी काम आपको दिया गया है उसे कितना सीरियसली कर रहे हैं। मैं जिंदगी भर प्रोफेसर रहा हूं, एक किसी सब्जेक्ट का प्रोफेसर रहा हूं, उस सब्जेक्ट्स में मेरी दिलचस्पी है, दुनिया जानती है, मैं भी कहता हूं कि भाई मैं लिटरेचर का प्रोफेसर हूं, लेकिन हिस्ट्री और फिलॉसफी वगैरह में भी मैं दिलचस्पी रखता हूं, करंट अफेयर्स में भी रखता हूं। अब मैं कोई इंटरव्यू दे रहा हूं और मैं कहता हूं कि मेरी करंट अफेयर्स में भी दिलचस्पी है, फिलॉसफी में भी है, राइट? अब अगर मुझसे पूछ लिया जाए कि जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है उसका पोस्ट मॉडर्निस्ट फिलॉसफी से क्या संबंध है, ये बुरा सवाल नहीं है, वाजिब सवाल है, और ये सवाल मैंने खुद इन्वाइट किया है, ये कहकर कि मेरी दिलचस्पी फिलॉसफी में भी है और करंट अफेयर्स में, अपने फॉर्म में लिखकर। अदरवाइज दे वोंट आस्क मी। गेट माय पॉइंट? और कुछ? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? नहीं, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग यू। मैंने अभी कमरे में एंटर किया, अगर मैं मटकते हुए या नाचते हुए आता तो कैसा लगता आपको? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली पूछ रहा हूँ। मैं अभी कमरे में आया, जब यहाँ ये खड़े हुए थे आपके अध्यापक महोदय, और मैं कमरे में आता इस तरह, तो कैसा लगता आपको? सिंपल क्वेश्चन है यार। यू आर एंटरिंग अ रूम वेयर यू आर गोइंग टू बी इंटरव्यूड। आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने तो जा नहीं रहे, ना अपने कॉलेज की कैंटीन में जा रहे हैं। यू हैव टू एंटर विद सर्टेन डिग्निटी। दूसरी ओर अगर आप कांपते हुए घुसे, डरते हुए, तो वही गलत चीज है। सहज रूप से आओ, सहज रूप से चलो, उसी तरह बैठो। अब जवाब देते समय आप इस तरह बैठ जाएं, इस तरह, तो आप अपने हमउम्रों के साथ तो बैठे नहीं है भाई। गेट माय पॉइंट? सामने आपको टेबल के सामने कुर्सी पर बैठने को कहा जाएगा, आप बैठे और मैंने हाँ जी बताइए, ऑब्वियसली दैट्स ऑब्वियस। बॉडी लैंग्वेज हैज टू बी रेस्पेक्टफुल एंड डिसेंट, दैट्स ऑल। और कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स द बेस्ट वे। नहीं, फिर देन यू हैव टू आल्सो क्लैरिफाई योर स्टैंड, just as I gave you the example of Indian foreign policy. Many things can be said to say that it has been a great success. Many things can be stated contrary to this to underline that it has been a great failure. You may put both the things there. फिर आप कह सकते हैं कि सर ओवरऑल मेरा एवेल्यूएशन ही है। अपना एवेल्यूएशन तो आपको देना चाहिए।
रैशनल हो, लॉजिकल हो, इमोशनल नहीं हो। अब आप इस सरकार के प्रचंड समर्थक हैं तो जो कुछ कर रही है अच्छा कर रही है, आप इसके विरोधी हैं तो जो कुछ हो रहा है सब बुरा हो रहा है। ये अगेन, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरव्यू देने नहीं जा रहे, आप भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे। और कुछ चीजें हैं जो कंसिस्टेंट होती हैं किसी भी देश में, जैसे फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। सरकारें आती हैं जाती हैं, वर्तमान सरकार का जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है वो इजराइल की तरफ झुका हुआ है, हम सब जानते हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो ऑफिशियल पोजीशन है वो वही है कि 2 स्टेट सॉल्यूशन, क्योंकि दैट चेंज विल बी अ वेरी फंडामेंटल चेंज, जो करने के लिए कोई भी सरकार 25 बार सोचेगी, उसे सोचना चाहिए। आपके पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस कुछ भी हो सकते हैं, प्रेजुडिसेस कुछ भी हो सकते हैं, यू माइट हेट अरब्स, राइट, बट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी आर that you cannot express your hatred for Arabs openly. You cannot support Israel openly. On the other hand, पहले की भी सरकारें जो apparently बहुत प्रो अरब थी, इजराइल के साथ सीक्रेट डील उनके भी चलते थे। मोसाद के लोग आके रॉ के लोगों को तब भी ट्रेंड करते थे। तो फॉरेन पॉलिसी ऐसी कॉम्प्लेक्स चीज होती है। इन सब चीजों की अवेयरनेस के साथ जो भी आपको कहना है वो इमोशनली चार्ज्ड नहीं होना चाहिए। माइट हैव योर इमोशंस फॉर दिस लीडर और अगेंस्ट दैट लीडर, वॉट एवर, दिस पर्सन दैट पर्सन, वो आप जानिए। बोर्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। और इसीलिए आप जानते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, होना चाहिए। मैं उन लोगों में से हूं जो ये मानते हैं कि जब आप IAS या IPS बनते हैं तो आप एक तरह का पैक्ट करते हैं भारत के सिस्टम के साथ, और वो पैक्ट ये है तो उसके बाद आपके पॉलिटिकल ओपिनियन जो भी हों आप उन्हें अपनी जेब में रखेंगे। अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है आजकल। आजकल सर्विंग IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर्स पॉलिटिकल पार्टियों के प्रति अपनी पसंद नापसंद ट्विटर पे जारी करते रहते हैं, विच इज नॉट, इट शुड नॉट बी अलाउड। दिस माई पर्सनल ओपिनियन। कोई भी हो सकता है आपका ओपिनियन। आई हैव अ सर्टेन पॉलिटिकल ओपिनियन, बट व्हेन आई वाज अ मेंबर ऑफ UPSC, I absolutely kept quiet about it. I did not speak a single word about my political opinion for 6 years. So that is what is expected of a civil servant. इसलिए इंटरव्यू के लेवल पर आप जो कुछ कहेंगे, it should be logically argued, not emotionally put forward. Right? और बताइए। वो थोड़ा टेक्निकल है ना, प्रोफेशनल ज़्यादा है ना वो। देखिए, सिविल सर्विस का इंटरव्यू तो एक तरह का जनरल होता है। सिविल सर्वेंट इज सपोज टू बी अ जर्नलिस्ट। आप आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, जो व्यक्ति आज हेल्थ का सेक्रेटरी है कल वो डिफेंस का हो सकता है ना। वो आर्म्ड फोर्सेस में ऐसा नहीं हो सकता। तो हाँ, थोड़ा उसका वो एक जॉब की जो स्पेसिफिक नेचर है उस पर ज़्यादा फोकस होता है नेचुरली, और इसलिए उसका जो बोर्ड होता है उसमें भी उस तरह के लोग ज़्यादा होते हैं। वेरी नेचुरल। एनीथिंग एल्स? इससे पहले कि सर हमसे विदा लें, आप सभी की ओर से और अजब IAS एकेडमी की ओर से सर का बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्याम सर ने एक किताब लिखी हुई है, वो चाहते हैं कि सर को भेंट करें। आइए श्याम जी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है भाई, ऑल द बेस्ट सब लोगों को। आप सभी लोग बैठे रहिए।